आज हम लोग टॉपिक फोर्थ में जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, इसमें जो विभिन्न बिंदुओं पर विचार किए हैं, इसको फिर से समराइज करते हुए इस बिंदु पर आएंगे कि कई ऐसे वोटर्स होते हैं जो मतदान करने के लिए जाते ही नहीं। क्यों नहीं जाते हैं, इस पर बेसिकली चर्चा करेंगे। तो एक बार हम लोगों को फिर से ध्यान में रखना चाहिए कि भारतवर्ष एक विशाल देश है और व्यवस्था के दृष्टिकोण से सुविधानुसार इसे 543 क्षेत्रों में बांटा गया है। ये 543 चुनावी दृष्टिकोण से है। तो इसी 543 क्षेत्र में जो बटा हुआ है भारतवर्ष, इसे हम लोग इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज के रूप में जानते हैं। क्लियर? अब इसी में क्या है कि ये जो 543 सीट्स है इलेक्शन के लिए निर्धारित, इसमें से 423 सीट जनरल के लिए यानी सामान्य सभी वर्गों के लिए है और शेष जो है ये 79 सीट जो है वह रिजर्व सीट है जो एससी यानी शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए है और 41 जो है शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के लिए है। तो इस प्रकार से 9 1 10 7 4 11 एक बार 120 सीट जो है ये रिजर्व रहता है, यानी ऑल दो सीट्स which are reserved for a special classes, that is reserved constituencies, यानी जो सीट कुछ विशेष वर्ग के लिए आरक्षित रखे जाते हैं, ऐसे सीट को हम लोग रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी के नाम से जानते हैं। इसमें से क्लियर है 473 पर जनरल लोगों का कैंडिडेट पर स्टैंड करेंगे। कोई भी कैंडिडेट वो SC/ST का भी हो सकता है, यानी वो सब के लिए है। और इधर जो है 79 वो शेड्यूल कास्ट के लिए है और 41 जो है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है। क्लियर है? तो ये जो रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी जो है 543 में कुल 120, 543 में कुल 120 जो है कंस्टिट्यूएंसी वही रिजर्व कहलाता है, जो किसी खास समुदाय यानी वर्ग के कैंडिडेट के लिए ही वो आरक्षित रहेगा। इसके बाद है कि कौन कौन व्यक्ति इंटाइटल होगा वोटिंग करने के लिए। इसकी प्रक्रिया जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा वोटर लिस्ट करवाया जाता है, बनवाया जाता है। वोटर लिस्ट यानी जो मतदाता जो वोट देने के लिए इंटाइटल होते हैं उसकी एक सूची बनाई जाती है। उसमें उसका नाम, एड्रेस रहता है, वार्ड नंबर रहता है। तो इसे हम लोग वोटर लिस्ट के नाम से जानते हैं। इसके बाद है नॉमिनेशन। आप सबको ज्ञात है कि जब चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होती है तत्पश्चात ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा डिजाइन किए जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, तो डिफरेंट क्षेत्रों में कैंडिडेट को नॉमिनेशन के लिए डेट निर्धारित किए जाते हैं, यानी नामांकन पत्र दायर करना चुनाव आयोग के कार्यालय में। यानी ऐसे व्यक्ति जो उम्मीदवारी के रूप में अपने को प्रस्तुत करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो चुनाव में खड़ा होना चाहते हैं,
इलेक्शन कमीशन ऑफिस में क्या करते हैं, तो अपना नॉमिनेशन दायर करते हैं, नॉमिनेशन देते हैं, ताकि चुनाव आयोग के कार्यालय में उनका नाम दर्ज हो सके कि वो चुनाव में स्टैंड करने वाले हैं। इसके बाद है इलेक्शन कैंपेन। आप सबको ज्ञात है कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति जो खड़ा होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो उनकी चाहत यही होती है कि वो किसी भी कीमत पर मतदाताओं को किसी भी तरीके से कैसे अपनी ओर आकृष्ट करें, अपने पक्ष में करें, इसके लिए वो चुनाव प्रचार प्रसार करता है। कैंडिडेट और कैंडिडेट के समर्थक, कैंडिडेट और कैंडिडेट के समर्थक, मतलब ऐसा इसलिए गांव घर में, क्योंकि इलेक्शन और ये चुनावी प्रक्रिया और राजनीति है तो बहुत पावरफुल, बहुत प्रेस्टिजियस है, किंतु इसका दुरुपयोग होने के कारण सामान्यतया ऐसे राजनीतिज्ञों से आम जन घृणा भी करने लगते हैं, क्योंकि अपने जो मर्यादा है, प्रतिष्ठा है पद की, उसको अक्षुण्ण रखने में असफल हो जाते हैं और अपने निहित स्वार्थ के कारण ऐसे कैंडिडेट, कुछ को मैं अपवाद मान लेता हूं जो बहुत ईमानदार हैं, देश के लिए ही जीते हैं और देश के लिए ही मरते हैं, लेकिन कई ऐसे राजनीतिज्ञ होते हैं जो अपने निहित स्वार्थ की सिद्धि के लिए देश को, जन का यदि बंटवारा भी करना पड़ जाए, देश का को अपार क्षति भी क्यों न हो जाए, अपनी स्वार्थ की सिद्धि होनी चाहिए, तो इस प्रकार का अप्रोच हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि आम जनों की धारणा ऐसे राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियंस के प्रति आदर्श नहीं रह पाती है। ठीक है, तो ये चुनाव प्रचार प्रसार का कार्य करता है कैंडिडेट के द्वारा, उसके समर्थक के द्वारा। जो समर्थक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सपोर्टर्स। लेकिन इसी को जब उपहास किया जाता है ऐसे आम जनों के द्वारा, आलोचना की जाती है, तो चमचे बेलचे का भी प्रयोग करते हैं। ये नेता है और नेता के चमचे बेलचे। खैर, हम लोग को उसमें नहीं जाना है, हम लोगों को यह ध्यान में रखना है कि वो समर्थक है। ठीक है, तो उसका उद्देश्य रहता है कि आम जनता को अपने आदर्श दृष्टिकोण को, भले ही आदर्श दृष्टिकोण उनका रहे या न रहे, वो सो जरूर करेंगे जनता को लुभाने के लिए, अपनी विशेषता को बताने के लिए कि अगर आज हमको वोट देते हैं और चुनाव में विजयी कराते हैं तो हमारा ऐसा दृष्टिकोण होगा, हमारा इस प्रकार से कार्य होगा कि हम केवल और केवल जनता के हित कल्याण के लिए ही अनवरत दिन और रात कार्य करेंगे। तो इसको कहते हैं चुनाव प्रचार प्रसार अभियान। यानी इसमें अधिक से अधिक समय देकर कैंडिडेट और उनके समर्थक आम जनता को प्रभावित करने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए विभिन्न प्रकार का दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद है इलेक्शन मैनिफेस्टो। बड़ी बड़ी जो पार्टियां होती हैं वो सामान्यतया अपनी पार्टी का एक आइडियल अप्रोच प्रस्तुत करते हैं। ये जिसको कहते हैं चुनाव घोषणा पत्र। यानी चुनाव घोषणा पत्र, यानी कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो वैसी स्थिति में हम
अमुक 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 प्रकार का कार्य करेंगे जनता के लिए, देश के लिए। तो इस प्रकार से उसको कहते हैं चुनाव घोषणा पत्र। कुछ पन्नों का वह एक एजेंडा होता है एक प्रकार से कि यदि सरकार बनती है अपनी, तो हम जनता के लिए इस प्रकार का कार्य करेंगे, ऐसा वादा इस प्रकार से राजनीतिक लोग करते हैं, ऐसी पार्टियां करते हैं। इसके बाद है पोलिंग एंड काउंटिंग, यानी इसमें क्या होता है कि मतदान होता है और फिर उसके बाद गणना होती है और चुनाव आयोग के द्वारा इसका क्या होता है, तो किस कैंडिडेट ने विजयी हासिल की है, चुनाव जीता है, उसकी घोषणा की जाती है। तो ये इस स्टेज में चुनाव मतदान होता है और उसके बाद उसकी गणना की जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इस प्रक्रिया के माध्यम से, इतना तो मैंने छोटे सा एक उदाहरण दिया है, किंतु इतने प्रक्रियाओं से गुजरने के लिए बहुत समय लगता है और विभिन्न पार्टियां जो होती हैं, उसके जो लीडर होते हैं, वह महीनों महीनों से योजना बनाना शुरू कर देते हैं ताकि और वो उनकी पार्टी भारी से भारी सीट लेकर के सरकार में आवे। एक और वर्ड आया है, वो है कोड ऑफ कंडक्ट। जब विभिन्न पार्टियों के द्वारा इलेक्शन कमीशन के साथ तमाम प्रकार के नियम जो इलेक्शन से संबंधित होता है, उसको उस पर एग्रीमेंट होता है एक तरह से, अर्थात चुनाव आचार संहिता, कुछ नियम बनाए जाते हैं चुनाव से संबंधित, जो सभी पार्टियों को मान्य होता है, क्योंकि इसमें सभी महत्वपूर्ण पार्टियों को कॉल करके इस पर विचार विमर्श के उपरांत उस पर डिक्लेरेशन होता है। यानी चुनाव आयोग जो इस प्रकार से नियम निर्धारित करता है, सभी पार्टियों को, सभी कैंडिडेट को उन नियमों को मानना पड़ता है और जिसे हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग हिंदी में चुनाव आचार संहिता के रूप में जानते हैं। तो ये सब हम एक बार वैसे पहले भी चर्चा डिटेल्स में कर चुके हैं, इसलिए आज हमने फिर से एक बार समराइज कर दिया है कि ये इन सारे जो पॉइंट्स हैं टॉप, इस पर कभी कभी देखा जाता है कि जैसे इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसे इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन मैनिफेस्टो, तो इस पर कभी कभी शॉर्ट नोट भी लिखने के लिए 2 नंबर 3 नंबर का आता है। इसलिए हम आज फिर से क्लियर करके आप सबके बीच में इसको किए हैं, आप जान भी रहे हैं। अब मेरा मानना है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतवर्ष में कई ऐसे कैंडिडेट, कई ऐसे वोटर्स होते हैं, कई ऐसे वोटर्स होते हैं जो चुनाव में मतदान करता ही। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या कारण है? जबकि व्यवस्था तो जब बनी हुई है कि ये महापर्व है, आप प्रचार प्रसार भी किया जाता है, हर मतदाता का अधिकार है कि वो मतदान में भाग ले, फिर भी आप सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, देखते होंगे कि कहता है कहीं पर 55% वोटिंग हुआ, कहीं पर 60%, कहीं पर 70%, कहीं पर 85% हुआ। क्या मतलब होता है इसका? बहुत बड़ी संख्या में मतदाता वोट करने के लिए जाते ही नहीं। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो कई कारण हैं, हम लोग उसको बाद में अगले कक्षा में क्लियर करेंगे। बहुत तार्किक प्रश्न है, तो आज इसको फिर से आप बढ़िया से देख लेंगे और अगले दिन के लिए फिर कल भी हमारी घंटी होगी, तो ध्यान में रखना होगा कि
इसमें क्यों भारतवर्ष के एक बहुत बड़ी संख्या में मतदाता चुनाव करने में यानी वोटिंग करने के लिए नहीं जाते, इस पर चर्चा करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सामान्य और सहज बात है।